एक और अहम बात, और वो चूंकि इस वक्त फलस्तीन और इसराइल का जो मौजू है वो गरमाया हुआ है, और फलस्तीनियों की तरफ से जबरदस्त मुजाहमत की जा रही है। ये अलग बात है कि इसराइल की तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा है, और ये जवाब दिया जाना बिल्कुल मुतवक्के था, एक्सपेक्टेड था। फलस्तीनियों की तरफ से जिस तरीके से मुजाहमत की गई है, रेजिस्टेंस किया गया है, और उनके ऊपर यानी जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया है, ये जो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं ये वैसे ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि बहुत ही सोच समझ के इन अल्फाज का इस्तेमाल और इंतखाब किया जा रहा है। चूंकि इसराइल की तरफ से पूरे साल, इस साल मुख्तलिफ मौकों पर, कभी गजा में, कभी वेस्ट बैंक में, कभी किसी और इलाके में, फलस्तीनियों के ऊपर मुस्तकिल जुल्म रोजाना की बुनियाद पर होता रहा है। यानी रोजाना 10-15 लोगों का शहीद होना फलस्तीनियों में, ये एक कॉमन सी बात है फलस्तीन में। तो अब अगर कोई, लेकिन चूंकि वो न्यूज नहीं बनती, वो इसलिए नहीं बनती कि पूरी मीडिया के ऊपर इसराइलियों का कब्जा है। अब आप इंडियाई को देख लीजिए कि इंडिया में जो मातम कल से चल रहा है न्यूज चैनल के ऊपर, तो कोई इनसे पूछे कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा कौन सा खून का रिश्ता है यहूदियों से, और अगर है रिश्ता तो साबित करो। लेकिन जनाब इस तरीके से मातम चल रहा है घर घर कि ऐसा लगता है कि इन्हीं के घर में कुछ हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है, इंटरनेशनल मीडिया में उस वक्त न्यूज बनती है कि जब फलस्तीनियों की तरफ से रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब इसराइल की तरफ से हमला और दहशतगर्दाना वाकया होता है और रोजाना की बुनियाद पर होता है, तो फिर इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे के सारे जो आउटलेट्स हैं, ये सब खामोश हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मामूल की कार्रवाई है, ये उनका हक है कि वो लोगों की जानें लें। तो बहरहाल फलस्तीनियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस किया गया, और मुझे अंदाजा है, जाहिर है कि जब 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स बरसाए जाएंगे, और फिर वो जो अजीब अंदाज से उन्होंने लैंडिंग की है पैराग्लाइडिंग के जरिए, एग्जैक्टली वो जो उन्होंने लैंडिंग की है दूसरी तरफ, और फिर यानी हर तरफ से उसको घेर कर, और इतनी ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई हैं, ये कोई अचानक नहीं हुआ कि भाई सुबह को उठे चलो भाई शाम में या 2 घंटे में हमला करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत, मैं समझता हूं कि वेल प्लान चीज है। जब आदमी या कोई आर्मी प्लानिंग करती है तो जो उसका अपना नुकसान है ना, तो वो उसको भी कैलकुलेट करती है। तो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई अब देखना इजराइल किस तरीके से गजा के ऊपर बमबारी करेगा और इनको तो मार देगा। वो उनको पहले ही से पता था, वो उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ था। उन्हें मालूम है कि इसराइल एक ताकतवर मुल्क है और उसके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं, इनके पास तो कोई हथियार नहीं है, तो बेसरो सामानी के आलम में जंग कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि एक तरफ लूज करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी जान के, और दूसरी तरफ लूज करने के लिए बहुत कुछ है। और रही बात जान की, तो जान जो है वो उनको लूज करनी नहीं है। कुरान करीम तो खुद ही कह चुका है कि तुम मौत की तमन्ना भी नहीं कर सकते, चाहे जाए कि तुम मौत को गले लगा लो। तो ये इतनी बुज़दिल कौम है। तो एक तरफ वो लोग हैं कि जो जान निछावर करने ही के लिए सड़कों पर निकले हैं, जिनका मकसद ही शहादत का हुसूल है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनके सामने मकसद कुछ और है, जिनके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है, उनकी इकोनॉमी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह, उनकी करेंसी है। अब आप देख लें कि जो इसराइली शक्ल है वो डॉलर के मुकाबले में नीचे गिरना शुरू हो गया, 7% गिर गया। जी हाँ, पूरी दुनिया ने अपनी फ्लाइट्स को के जो ऑपरेशन है वो तिल अबीब वहां के लिए रोक दिया है। लोग जा नहीं पा रहे हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ लगी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसराइल ने पूरी दुनिया को और इसी तरीके से अपने लोगों को यह बताया था कि भाई हम एक बहुत सिक्योर्ड प्लेस है, यहां पर आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे कोई मसला नहीं है। वो जो होक्स था वो एकदम खत्म हो गया, और ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये नहीं, उसको कोई आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी नहीं होती। मान ले कोई यहूदी इन्वेस्टर भी होगा ना, तो उसको कोई आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी नहीं होगी कि यार पैसा मैं ही लगाऊंगा चाहे मेरा पैसा डूब जाए। इन्वेस्टर का मकसद होता है पैसा कमाना। तो जब उसको लगेगा कि मेरा पैसा डूब रहा है और डूबेगा, क्योंकि ये जगह महफूज नहीं है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। तो लूज करने के लिए इसराइल के पास बहुत कुछ है, फलस्तीनियों के पास कुछ नहीं है। तो अगर उनके पूरे इलाके को मिसमार करके उनके सारे लोगों को भी खत्म कर दिया जाए, तो वो तब भी विनर हैं, वो तब भी जीत गए। तो इस पर खुशी न मनाई जाए, उन इस्लामोफोब्स को मैं कह रहा हूं कि इस पर खुशी न मनाई जाए कि जनाब इजराइल अब रिटेलिएट करेगा और कर रहा है और इतने मार दिए। चूंकि जब एक कमजोर पार्टी होती है और उसके मुकाबले में बहुत मजबूत आर्मी होती है, तो उस मजबूत आर्मी को चैलेंज दे देना ही और उसको बैकफुट पे कर देना ही
कमजोर आर्मी की सबसे बड़ी जीत होती है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं जी, यानी इजराइल तो इस तरीके से मारेगा और वो मारेगा तो ये उसकी जीत होगी, तो मैं तमाम इंडियंस से इस वक्त पूछ रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि जब आजादी की जंग चल रही थी तो क्या आपके या आपके बड़ों के जहन में यही नैरेटिव था कि भाई ब्रिटिश आर्मी जो है वो तो बहुत मजबूत है, पूरी हुकूमत उनके पास है, गवर्नमेंट उनकी है, अदालत उनकी है, तो हम उनके खिलाफ कैसे खड़े हों? अगर हमने रिटेलिएट किया और हमने ताकत का इस्तेमाल किया तो वो तो हमें भून देंगे। और ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं है कि एक ही जंग के अंदर इंडिया को हासिल कर लिया गया, उसको आजादी दिला दी गई, बल्कि कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हर मजहब के लोग हैं। तो लोगों ने जान की परवाह नहीं की, चूंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी जान के। और उसके बाद ये जो आजादी की जंग चली है और 100 साल से ज्यादा अरसे तक चली है, तब जाकर फिर आजादी मुमकिन हुई। और सारी दुनिया के जितने भी मकबूजा इलाके हैं उनका यही हाल है कि जब काबिज जालिम कब्जा करता है तो मकबूज जो इलाका है वहां के बाशिंदे ये नहीं देखते कि हमारे पास हथियार है या नहीं, वो ये देखते हैं कि हमारे पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं। अब या तो हम इसी तरीके से कैद की जिंदगी गुजारते रहें और इसी तरीके से हम मर जाएं और हमारी औरतों को रोजाना की बुनियाद पर उठाया जाता रहे और हमारे बच्चों को जो कि अभी बालिग नहीं हुए हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, उन बच्चों को 10-10, 15-15 साल के लिए जेलों में डाल दिया जाए। हजारों बच्चे गज्जा के इस वक्त इसराइल की जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन दुनिया खामोश है, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जरा सी कुछ वीडियो जाहिर है कि जब बमबारी होगी और गोलीबारी होगी तो उसमें जो मासूम लोग हैं वो भी, जो सिविलियंस हैं वो भी उसकी जद में आएंगे। तो अब उनकी फोटोज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि देखें जनाब फिलिस्तीनी जो है वो कितने ज्यादा कट्टर होते हैं और कितने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। भाई जो हरकतें आप गुज़िश्ता 70-80 साल से करते आ रहे हो फिलिस्तीनियों के साथ, उन्होंने अगर एक दिन में, और वो भी दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, उसमें अगर कुछ बच्चे और कुछ औरतें गोलियों की जद में आ गए तो इसमें क्या किया जा सकता है? क्या यूक्रेन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि रशिया जब यूक्रेन के ऊपर बमबारी करता है, ये यूक्रेनियन जब रशियंस के ऊपर बमबारी करते हैं या गोलीबारी करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सिविलियंस में आते हैं? क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जब हमला किया तो सिविलियंस को नहीं मारा? इराक के ऊपर हमला हुआ तो सिविलियंस को नहीं मारा? इजराइल जब अटैक करता है गज्जा के ऊपर तो क्या सिर्फ अल कस्साम के और हमास के जो लड़ाके हैं वो मरते हैं? बल्कि उसमें सिविलियंस की ज्यादा शहादत होती है, उसमें बच्चे ज्यादा जाते हैं, उसमें औरतें ज्यादा जाती हैं, लेकिन उस वक्त किसी के आंख में आंसू नहीं आता और किसी की जबान नहीं खिलती। तो ये जो तरीका है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का, इस डबल स्टैंडर्ड को आईना दिखाने की जरूरत है। और रही ये बात कि इस जो इंडिया के जो इस्लामोफोब्स हैं उनके बारे में तो मैंने कल एक ट्वीट की थी और मैं दोबारा यहां पर वो बात कहना चाहूंगा कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर इंडियन मुस्लिम्स ये कह रहे होते ना गुज़िश्ता 70 साल से कि भाई तो हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि इस वक्त इंडिया के जो इस्लामोफोब्स हैं वो फलस्तीनियों के साथ खड़े होते। चूंकि उनको उनका जो हक और बातिल का जो मेयार है ना वो ये है कि मुसलमान किधर है, जिधर मुसलमान है हमें उसके खिलाफ जाना है। अब चाहे वो चीज दुरुस्त हो या ना हो, उनका अपना कोई अखलाकी पैमाना नहीं है। वो ये नहीं देखते कि हमारी जो मोरालिटी है वो क्या है, हम जालिम का साथ देंगे या मजलूम का साथ देंगे। वो हमेशा फिरौन के साथ होंगे सामने अगरचे मूसा हो, और वो हमेशा नमरूद का साथ देंगे सामने अगरचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, और ये हमेशा यहूदियों का साथ देंगे सामने अगरचे मजलूम फलस्तीनी हो। ठीक है, तो ये वो इस्लामोफोबिया के अंदर ये इतने अंधे हो चुके हैं और इतने ज्यादा बीमार जहनीत के हो चुके हैं कि अखलाकियात इनकी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। मुझे मेरे अलावा दुनिया में जितने भी इस वक्त न्यूज को फॉलो कर रहे हैं उन सब के जहन में कहीं ना कहीं ये बात है कि इजराइल जब रिटालिएट करेगा तो जाहिर है कि जो कैजुअलिटीज हैं वो फलस्तीनियों की तरफ ज्यादा होंगी, क्योंकि दुनिया जो है वो ताकत के बलबूते पर, खुदा ने इस दुनिया को डिजाइन ही इसी तरीके से किया है कि जिसके पास सबब है वही मुसब्बब का भी मालिक है, यानी जिसके पास कॉज है वही इफेक्ट भी पर भी असरअंदाज होता है। तो भाई हथियार जिसके पास है तो मारेगा भी वही। लेकिन बात इसकी ये है कि लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका ज्यादा है और फलस्तीनियों के पास लूज करने के लिए क्या है। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है वो ये है कि हमें दुआ करते रहना चाहिए मजलूम के हक में और जालिम के खिलाफ, यही हमारा अखलाकी पैमाना है। जी जी साहब, मैं इसमें ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया ना अभी कि उनके पास वेपन्स नहीं है, लेकिन इसमें एक मशहूर कोट है कि
हर जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, मगर ये बताने के लिए लड़ी जाती है कि हाँ मैं वहां पर था। तो जी हाँ। अभी जैसे कि आपने बताया कि वो जो बम्बार्टमेंट होती है गजा में, तो मैं लोगों को बता दूं जिनको पता नहीं है कि जो गजा की जो बम्बार्टमेंट्स आप देखते आ रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से, खासकर ये मीडिया में 2014 से आया। तो वहां पे आप जब देखते हैं ना कि वो बम्बार्टमेंट्स करते हैं बिल्डिंग्स पर, तो उसी की आज की एग्जांपल मैं देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि वो जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनकी जो है वो बिल्डिंग्स पे अटैक करते हैं, वो तो खुफिया होती है 99% ऑफ द टाइम्स। इस वक्त आज अल जजीरा में लाइव जब फुटेज चल रही थी, यानी जब लाइव कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां का एक फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट थी जो बात कर रही थी, तो गजा टावर जो है, यानी वो मीडिया टावर है, एक बहुत 14 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर अटैक हुआ और उसको रेजा रेजा कर दिया गया। और अटैक से पहले ये जबरदस्त बात यह है कि अटैक से पहले इसराइल ने 10 मिनट पहले, इसराइली जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उसने पहले ही लोगों को बता दिया था कि आप वहां से निकलें। अच्छा, इसका मकसद क्या है? ये मकसद ये होता है साइकोलॉजिकल टेरर, कि जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, उनको वहां पे वो रेजा रेजा कर रहे हैं, चनाचे की वो हमास से रिलेटेड है या नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कलेक्टिवली एक पनिशमेंट दी जा रही है और मैक्सिमम बम्बार्टमेंट्स रात को की जाती हैं, फजर से पहले, मगरिब के बाद से लेके फजर के टाइम तक, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। इसी को तो टेरर कहते हैं। मतलब द लिटरल मीनिंग ऑफ टेरर इज दिस। टेररिज्म इज, यू मेक पीपल फील टेरर। तो ये टेररिज्म है, ना कि वो। और इस वक्त आज से पहले तो हम मुफ्ती साहब जैसे आपने बताया, हम एग्जांपल्स देते थे, क्योंकि मैक्सिमम जनरेशन ने आज का नहीं देखा है कि इराक में क्या हुआ या अफगानिस्तान में क्या हुआ या सीरिया में क्या हुआ। टुडे यू हैव एग्जांपल, यानी पिछले साल यूक्रेन में जब रशिया ने इन्वेड किया या अपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, दुनिया बौखला गई। आज यहाँ पे जब ये चीज होती है कि अपने घर के लिए लड़ रहे हैं और उस पर जो है वो वावेला हो रहा है। नहीं, जी हाँ। अच्छा, एक और मसला यहाँ पर आता है, वो ये कि भाई कुछ लोगों के जहन में और खुसूसन मुसलमानों के जहन में तो ये बात आमतौर से नहीं है, अनलेस ये कि वो लिबरलाइज्ड हो चुके हों और इन इन अदर वर्ड्स सेटनाइज्ड हो चुके हों। लेकिन अगर गैर मुस्लिमों के जहन में आमतौर से ये प्रोपेगेंडा बिठा दिया गया कि भाई इजरायली जो हैं वो तो अपनी जमीन के ऊपर हैं, ये तो उनकी कदीम जमीन है और उनको वहां रहने का हक है, फलस्तीनी तो बाहर से आए हैं तो उनको रहने का हक नहीं है। तो इसके ताल्लुक से मेरी एक वीडियो है जो मैंने एक मौके पर स्पीच दी थी, उसी को अपलोड किया गया है और गालिबन वो रीअपलोडिंग है। हाँ, शायद रीअपलोडिंग है, वो पहले भी थी लेकिन अब मुझे याद नहीं कि वो किसी और चैनल पे थी, लेकिन इस चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर उसको आज ही अपलोड किया गया है। तो फलस्तीन पर किसका हक, क्या फलस्तीनियों का या यहूदियों का, इस ताल्लुक से वो तकरीबन आधे घंटे की तकरीर है और स्पीच है, मालूमाती है। इंशाल्लाह आप हजरात को अगर इस ताल्लुक से मालूमात चाहिए तो उसको जरूर देखें। जी वो ये कि अभी मैं जब ट्विटर पे देख रहा था, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इसको फॉलो कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो जी कुछ इंडियन अकाउंट जो है ट्विटर के, वो जी। फेक वीडियोस और कुछ अलग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियोस, उनमें से एक वीडियो है वो बच्चों को जेल में रखा हुआ है और हम्म दिखाया गया है कि उसमें कॉन्टेक्स्ट ये दिखाया गया है कि बच्चों को जो है वो किडनैप करके उनको जेल में रख दिया है फलस्तीनियों ने। तो हम्म वो वीडियो जो है, वो खुद इसराइल की एक फैक्ट चेकिंग एजेंसी ने उन पे उसके नीचे लिखा कि मेहरबानी करके हम ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज हैं, हमें और ट्रॉमेटाइज मत करो, ये हमारी वीडियो नहीं है, ये किसी बाप ने अपने बच्चों को ऐसे मजाक के तौर में रख दिया था जेल में, वो हंस रहे थे उसमें। मतलब हम्म। इंडिया से यहाँ पे जो है वो ट्वीट जा रहे हैं, तो अंदाजा करें इसकी। भाई इस्लामोफोबिया ने इन लोगों की अक्लों को सल्ब इस तरह कर लिया है कि अब जो है दिमाग वो टखने में चला गया, घुटने से भी नीचे। तो क्या करेंगे फिर, यही इस तरह के वंडर्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। आसिम इफ्तिखार साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ इजाफा करना चाहेंगे आज की ताज़ा तरीन वाक़ये पर? इसमें बस यही कहना चाहूँगा कि जब नाज़ी जो है, वो जर्मनी में यहूदियों के साथ जो कुछ कर रहे थे, तो यही लोग थे जो उनके साथ खड़े थे। राइट, बहुत और अहम पॉइंट। आज जब इज़राइली फ़िलिस्तीन के साथ कर रहे हैं, तो ये मतलब कि इन्होंने हिस्ट्री में भी जो है ऑपरेसर्स को चुना था और प्रेज़ेंट में भी ऑपरेसर्स को ही चुना है। बिल्कुल मतलब दो सही। पास्ट में भी ये ज़ालिमों के साथ थे और आज भी ज़ालिमों के साथ हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, आपका बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि ये बात एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि आरएसएस के जितने भी लीडर्स हैं, जैसे सावरकर है या क्या नाम है उनका, हेडगोवार। हेडगोवार, तो इन लोगों ने अपनी किताबों में हिटलर की जो तारीफ की है, बल्कि मैंने एक मौके पर किसी वीडियो में कुछ एविडेंस भी प्रेजेंट किए थे। ये उस जमाने की बात है जब मैं सर्जिकल
प्रोग्राम किया करता था कि गुजरात के स्कूलों के करिकुलम में बाकायदा हिटलर की तारीफ की गई थी, और ये बीजेपी रूल में हो रहा था चंद सालों पहले तक, यानी 2005-6 तक वो करिकुलम था, उसके बाद फिर उसको बदला गया। तो ये इनकी तारीख है। तो भाई आप लोग हमेशा रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े रहे हैं। मैंने इसी चीज को कहा था कि जो लोग हैं इस्लामोफोब्स, उन्होंने हमेशा पैराडाइज की ऑपोजिट साइड चूज की है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब इसमें छोटा सा बस पॉइंट ऐड कर दूं, ये हमें लोग बोलते हैं ना कि कुरान में एक्सट्रीमिज्म है, ये है, तो इनको मैं ये कह दूं मेरे प्यारे भाइयों कि अगर आप तौरात पढ़ोगे तो आपकी पैंटें गीली हो जाएगी, इतना कुछ हाँ, आपके बारे में वहां पे लिखा हुआ है। सही बात है। इनके बारे में जितना लिखा हुआ है उतना किसी के बारे में कहीं और नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात ये मुफ्ती साहब के वो जो इजराइल का जो अरब का जो प्लेटफॉर्म है ना, अरबिक वाला, उस पे वो लोग बाज़ाब्ते से अपने जिहादी आयतें कोट भी कर रहे थे अच्छा। पिछले 2 दिन में। नहीं, एक अहम बात ये भी है कि एक यहूदी इसराइली कोई स्पोक्समैन है, उसने बाकायदा ये कहा है कि इसराइल के ऊपर ये हमला, बाकायदा फतवा दिया उसने, ये गैर इस्लामी है, तो अभी ग्रुप में भी आया। तो अब ये इनके यहाँ मुफ्ती भी पैदा होने लगे हैं कि जो अभी ये तय करेंगे कि क्या चीज इस्लामी है और क्या चीज गैर इस्लामी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत कैसे हैं? एक्नॉलेज भाई, आतिफ भाई, आसिम भाई चले गए, उनको मेरा सलाम सुना उनको बहुत खराब। अल्हम्दुलिल्लाह सब बखैर माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आपने इशू डिस्कस किया है, वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है और रंग बिरंगी टर्मिनोलॉजीज के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। मसलन मैं वेस्टर्न लॉबी को देखता हूँ, हमास मिलिटेंट ग्रुप, टेररिस्ट एक्टिविटीज, वो टर्मिनोलॉजी उनके साथ यूज की जा रही हैं, जो कि एज यूजुअल प्रोपेगेंडा चलता आ रहा है। मैं बात ही करने लगा था, हमारे एक सनातनी भाई आए थे, उनको बड़ा दुख हो रहा था कि हालत जंग के अंदर ये मामला हुआ, 2 रियासतों के माबैन। हिंदुस्तान तो हालत जंग में नहीं है ना जी, सही। तो फिर वो मणिपुर के अंदर क्या मामला चल रहा है औरतों का, उनके बारे में बोलना नहीं है आपने। छत्तीसगढ़ के अंदर जो हो रहा है वो तो हालत जंग में तो नहीं है ना, नॉट इन द, यहाँ चले अगर कोई कह रही हालत जंग में नहीं, ओ भाई प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कह दिया एट वॉर, बोल्ड टेक्स्ट के अंदर उसने बोल दिया है। तो एट वॉर जब आप होते हैं तो आपको नहीं पता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और 70 साल से चीख रही है दुनिया, मुसलमान आम बच्चा, आम फर्द चीख रहा है, उस वक्त तो किसी ने नहीं सुना। तो अब इनको ये चीजें याद आ रही हैं। मैं इनसे पूछना ये चाहता था कि हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि जी वो कपड़े ऐसे हो गए तो उसको परेड करवाई गई, ये ज्यादती हुई, तो क्या वो जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा? तो मणिपुर को भी साइड पे कर देते हैं, छत्तीसगढ़ को भी साइड पे कर देते हैं। मेरे प्यारे आदरणीय श्री कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चोरी कर कर उनको परेड करवाया करते थे, वो जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे? भाई मेरा सवाल, मैं भी तो इंसान हूं ना, मेरा भी एक सवाल है, ले लीजिए, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, महापुराण भागवता पुराण में, तो उनकी परेड के ऊपर क्या कहिएगा कि वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? हाँ, ये मैंने इनसे पूछना चाह रहा था, कभी आए तो इनसे मैं पूछूंगा। हजरत जो मुद्दा, हजरत जी हजरत मुद्दा जो है मैं उस पर आ जाता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह जो आप नक्शा खींच रहे थे, या जिस तरह वो जब भी कोई जंग लड़ी जाती है और हम यानी खासतौर पे ऐसे लोग जो 70-80 सालों से हालत जंग के अंदर, एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक डिस्प्यूट के अंदर चल रहे हों, तो उनकी कैलकुलेशंस होती हैं। और अगर वो इस लेवल पर आ गए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सोच बैठे हुए हैं कि रोज मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो वो ये कह लेते हैं कि जब एक दिन मुअय्यन है तो फिर खुलकर खेल लेते हैं, फिर खुलकर खेलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कह रहे नहीं मैंने इतनी लंबी हिस्ट्री वो नहीं, वो लोगों को नहीं पता। भाई वक्फ बोर्ड जो मौजूद है वहां पर जॉर्डन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, 1967 की वॉर के बाद ये सेट कर दिया गया था रूल कि जितनी देर तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बैतुल मकदस जो है, मस्जिद अक्सा है, ये मुसलमानों के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहेगी। वहां इस्राएली पुलिस का क्या काम है? आपके घर के अंदर एक बंदा घुस जाता है। ये बल्कि अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि इजराइल का एक वजीर और वो अंदर घुसा, जबकि उसके आने का कोई मतलब नहीं था, और बाकायदा यहूदियों का एक ग्रुप बकरे लेकर बैतुल मकदिस के कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया कि हम यहाँ ज़िबा करेंगे जी। तो ये हरकतें चल रही है वहां पर। मार्च सूरत हाल मस्जिद अक्सा की ये है कि अगरचे मस्जिद अक्सा का एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन की गवर्नमेंट के तहत है, लेकिन लिटरली अगर वो माइक्रोफोन सिस्टम भी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते।
नहीं बदल सकते, मुफ्ती साहब बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती ठीक है। साहब मुसलमानों का, आमिर भाई मुफ्ती साहब मुसलमानों का तो छोड़े, हमें तो सबने ऐसे ही किया। परसों निकला वीडियो, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जा रहे थे और उन्होंने नन्स को, और बाहर जी से जी कुछ जी क्रिश्चियन आए थे, जी उनको हाँ थूका। अच्छा, जी हाँ उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो जो उनका पुलिस मिनिस्टर है ना, वो जर्नलिस्ट को ये कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारा ट्रेडिशन है सही कि क्रिश्चियंस को हम थूकते हैं। हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा मैं और जी क्रिश्चियन जी इतने बेगैरत हो चुके हैं कि साथ में खड़े हैं। साथ में खड़े जी हैं। वो अच्छा बात है। हजरत, उनकी भी मजबूरी ये है कि मुआहदे हुए हैं वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वो तो आपको पता है जी हिस्ट्री का। मैं हाँ सही मुख्तसर एक चीज जरूर रखना चाहता हूँ। जो सनातनी या जो इस्लामोफोब्स गलत फहमी का शिकार हैं, तो उनको ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी रिसर्च की बात करते हैं ना, तो ये नॉन मुस्लिम हिस्ट्री में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगा हूं। एक हिस्टोरियन गुजरा है यही 20वीं सदी के अंदर, आर्थर क्वेस्टलर। इसका रेफरेंस भी मैं अपनी एक वीडियो के अंदर दे चुका था, जो किताब है द 13th ट्राइब, खजर अंपायर एंड इट्स हेरिटेज। ये पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है। अच्छा एक ये किताब पढ़ लेना जो बंदा, उसको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले प्रिसाइजली 1890s में, 1897 के अंदर, उससे भी ज्यादा प्रिसाइज अगर आप समझें ईयर, तो एक मूवमेंट क्रिएट की जाती है कि जो ज्यूज उस प्रोफेसी को समझते थे कि हमें प्रॉमिस लैंड दिया जाएगा, उनको पता था कि ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम कुछ करतूत अपने ठीक नहीं करेंगे। बाइबल की प्रोफेसी के मुताबिक उस बुझे हुए दिए को तेल डालने के लिए ऐसे लोग सामने आए जो ओरिजिनली इसराइली थे भी नहीं। सही। अब ये आर्थर क्वेस्टलर जो है, उसने ये राज फाश किया, द 13th ट्राइब, और उसने नाम इनको 13th ट्राइब इसलिए दिया कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे तो थे कुल 12 और ट्राइब्स बनने चाहिए 12, ये 30 ट्राइब कहां से आ गया 13वां। तो उसने एक्सप्लेन किया कि बल्गेरिया और यानी बल्गर्स के और बैजेंटाइन अंपायर के बीच में एक बफर जोन था जिसको खजर अंपायर कहा जाता था, और ये बेसिकली तुर्की नस्ल थे। बाद में यानी सेंट्रल यूरोप जो बफर जोन बना हुआ था, और नॉर्दर्न और साउदर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी आपस में यलगार चल रही थी, यहां पर इस्लाम फैल। उस बफर जोन के अंदर खजर अंपायर बसती थी। उस अंपायर ने जब देखा कि एक तरफ ईसाई हैं एक तरफ मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमान होते हैं तो मार पड़ती है ईसाइयों से, अगर ईसाई होते हैं तो मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने बीच में ये चुना कि हम ज्यू हो जाते हैं। ये उस रिसर्च और हिस्टोरिक एविडेंस के साथ में लिखा है। उसने लिखा ये अशकनाजी ज्यूज हैं, अशकनाजी ज्यूज, ये ओरिजिनल इसराइली नहीं है। वो ट्राइब सेंट्रल यूरोप से ड्रेन होता हुआ नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचता है, और यूके में एक फाइनेंस सिस्टम कायम करता है जो कि पूरी फैमिली बनती है। अच्छा, एक तो ये किताब मैंने रिकमेंड कर दी है। दूसरी जो रिसर्च पढ़ना चाहते हैं, नॉन इस्लामिक है, दूसरी किताब है एंड्रयू हिचकॉक की। पहले भी हजरत आपको याद होगा, इसको रेफर किया था मैंने, ग्रुप में पीडीएफ में भेजी थी, पीडीएफ में मिल जाएगी। एंड्रयू हिचकॉक की बेस्ट सेलिंग किताब है जो बैन हो गई। उस किताब का नाम है द साइनागॉग ऑफ सैटन, शैतानी कनीसा। उर्दू में भी छप चुकी है, इस्माइल सागर साहब ने ट्रांसलेशन की, जिसने इंग्लिश में पढ़ेंगे। उस किताब के अंदर पूरी डिटेल से बयान किया गया है किस तरीके से असर और सूख, और फिर उसमें करता धरता थियोडोर हर्जल जो था 1897 के अंदर जो जर्नलिस्ट था, फंड्स इकट्ठे करके यूरोपियन क्रिश्चियंस को ये यकीन दहानी करवाई कि चर्च से तुम्हारी जान छुड़वाऊंगा, तुमने ये करना है कि तुर्कों के मुकाबले के अंदर हम फंड करेंगे, सल्तनत उस्मानिया टूटेगी, उसका हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए कि हमें प्रॉमिस लैंड मिलना चाहिए। बंदा पूछे, प्रॉमिस लैंड तो मिलना था इसराइलियों को, ना तो तुम इसराइली हो। इस वक्त यही वजह है कि आज भी जो एजुकेटेड ज्यूज हैं, जो हिस्ट्री से पढ़ते हैं, वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, वो बोर्ड आपको इसके खिलाफ है। वो कहते हैं ये जायनिस्ट हैं। जी हाँ, ये ज्यूज नहीं है, ये जायनिस्ट हैं। इसीलिए 1917 के अंदर एक लीक हुआ था पेपर, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जियोन, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। उन प्रोटोकॉल्स के अंदर भी लिखा था। अच्छा, एक बात ये भी की गई हजरत यहाँ पर कि जी चाइना को मैं कंडेम इसलिए कर रहा हूं कि वो एक्सपेंशन की थ्योरी पर चलते हैं। और भाई एल्डर्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द जियोन पढ़ो, वो भी एक्सपेंशन पे चल रहे हैं। ये ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरी दुनिया पर इसराइल की हुकूमत होगी, वन वर्ल्ड ऑर्डर। तो मकसद कहने का ये है कि उसको किस तरीके से ये डिफेंड कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें थी जिनको मैं समझता था एड ऑन हो जाएं, और जो मुसलमान या इस्लामोफोब्स हैं वो दोनों साइड की पिक्चर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, उनको पता चल जाएगा। 1967 के बाद हजरत, सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूं, 1967 के बाद किसी तौर पर भी मजीद रिटेलिएशन की, एग्रेशन की या ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी इसराइल को। इसराइल ने 1967 के बाद जो कुछ किया वो फ्यूल करता है। यही वजह है कि जो जितने भी मुमालिक, चाहे वो नॉन इस्लामिक हैं, जो के सूरत हाल को सही समझ रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट के अगर आप बयान पढ़ेंगे वो कहेंगे कि इसका ब्लेम सीधा सीधा इसराइली रिजीम को जाता है,
क्योंकि जो उन्होंने करतूत 1967 का तोड़ने, ह्यूमन राइट्स तोड़ने के बाद किए, और जब तक वो करते रहे हैं, ये रिटेलिएशन इसी तरह से सामने आनी थी। ये सिंपल सी बात और है इसमें मेरी तरफ से सर। सौ बात की एक बात है आमिर भाई मुफ्ती साहब, वो ये कि इस वक्त इसराइल की जो पॉपुलेशन है ना, अगर आप उसकी डेमोग्राफी देखेंगे, 80 to 70% लोग जो है ना वो यूरोपियन ज्यूज हैं। और अगर आप मतलब अच्छे से देखेंगे कि यूरोपियन मतलब ज्यूज और यूरोपियन बनी इसराइल, इसका तो कोई लेन देन ही नहीं है। बनी इसराइल तो है ही कोई अलग रेस, यानी वो कभी गोरे थे ही नहीं। ये तो सारे यूरोपियन ज्यूज हैं, ये तो गोरे हैं, यूरोपियन ज्यूज हैं, बिल्कुल यूरोपियन ज्यूज हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, फरहा के बाद क्या हुआ। फरहा एक नेटफ्लिक्स पर, पता है आपको, वो कैनेडियन बेस्ड डायरेक्टर था जिसको बैन कर दिया इसराइल ने, कहा जी हमारे खिलाफ। हार्ट्स ने भी लिखा जो, और द इसराइली पोस्ट ने भी लिखा कि जनाब वो हो पता नहीं क्या बच गया। वो उसके ऊपर मैंने 16 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई है, जिसको शौक हो वो देखे। उसमें मैंने रेफरेंसेस के जरिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वो बताया गया है कि बैंक्स से लोन लिया गया है और डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जो म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस करवाए गए हैं, और 80% कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेंडर्स हैं, वो ज्यूज को दिए गए हैं। किस जगह पर? ईस्टर्न यरूशलेम के अंदर, ये शर्की यरूशलेम जो है, जिस पर ये 3 बड़े मकामात हैं। सवाल ये उठता था, ईस्टर्न यरूशलेम के ऊपर आप किस तरीके से इख्तियार दे सकते हैं, जबकि वो 1967 की वॉर के बाद डिस्प्यूटेड एरिया है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकते हैं? ये जो शेख जर्राह का वाकया हुआ ईस्टर्न यरूशलेम के अंदर, दूसरे वाकयात हैं, ये सारे वही डेमोग्राफी को आर्टिफिशियली चेंज या जो जिसको आप कह सकते हैं बाय फोर्स और बाय हुक और बाय क्रुक चेंज करने की जो कोशिश की गई, उसके नतायज हैं कि जो मुस्लिम और पैलेस्टीनियन या अरब पॉपुलेशन है, जो इलाके हैं, उनको खाली करवाकर उनकी जगह को औने पौने दामों खरीद कर इलेक्शंस के जरिए टेंडर दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। ये पूरी डिटेल वर्ल्ड बैंक ने भी शाया की थी, और उसका रेफरेंसेस मैंने दिखाए थे उसमें भी। बस जिसको शौक एक हो ही बात करूंगा, बस एक आगे बात बढ़ते हैं जी जी, क्विकली कहिए जी। हाँ, डेंजरस चीज ये है कि मिसाल के तौर पे यूगर मुस्लिम्स के साथ भी जो होता है वो होता है, मगर चाइना खुल के नहीं कहता, कहता हम नहीं करते। यहाँ पे ये मानते हैं हम कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम कर रहे सही हैं।